राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब देते हुए नरेंद्र मोदी ने विपक्ष, खासकर कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। पीएम ने कहा कि कुछ नेता लगातार ऐसे नारे और बयान दे रहे हैं जो नकारात्मक सोच और नफरत की राजनीति को दर्शाते हैं, जबकि सरकार देश को विकसित भारत की दिशा में आगे बढ़ाने में जुटी है। उन्होंने सवाल उठाया कि मोहब्बत और लोकतंत्र की बात करने वाले लोग इस तरह की बयानबाजी कैसे कर सकते हैं, और साफ किया कि उनकी सरकार 140 करोड़ देशवासियों के समर्थन से चल रही है। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि सरकार के बड़े फैसलों और विकास कार्यों से कुछ लोगों को असहजता हो रही है, इसलिए ऐसे विवादित बयान सामने आ रहे हैं, लेकिन इससे देश की प्रगति की रफ्तार नहीं रुकेगी। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जवाब के समय राज्यसभा में विपक्ष ने विरोध जताते हुए सदन से बाहर जाने का फैसला किया। विपक्षी नेताओं का आरोप है कि जब लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को अपनी बात रखने का मौका नहीं दिया जाता, तो ऐसे में प्रधानमंत्री के भाषण को सुनने का कोई औचित्य नहीं बनता। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और एनसीपी सांसद फौजिया खान ने सरकार पर विपक्ष की आवाज दबाने और असहिष्णु रवैये के आरोप लगाए, जिससे संसद का ये सत्र राजनीतिक तनाव और विवाद का केंद्र बन गया। लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जवाब के दौरान विपक्षी सांसदों द्वारा प्ले कार्ड दिखाने और पीएम की सीट के पास पहुंचने की घटना को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। इस पूरे मामले पर भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल ने विपक्ष पर गंभीर आरोप लगाते हुए इसे अभूतपूर्व और संसदीय मर्यादा के खिलाफ बताया। उन्होंने कहा कि आज़ादी के बाद पहली बार ऐसी स्थिति बनी जब बार बार समझाने के बावजूद विपक्षी सदस्य नहीं माने, जिससे कार्यवाही बार बार बाधित हुई। जगदम्बिका पाल ने यह भी कहा कि परंपरा रही है कि प्रधानमंत्री के बोलने के दौरान विपक्ष सदन में मौजूद रहता है, लेकिन इस बार विपक्ष केवल अपनी बात मनवाने पर अड़ा रहा, जिससे लोकतांत्रिक परंपराओं और संसद की गरिमा पर सवाल खड़े हो गए हैं। देश में ऐप आधारित टैक्सी सेवाओं को नया विकल्प देते हुए सहकारिता मंत्रालय की पहल पर भारत टैक्सी ऐप को आधिकारिक रूप से लॉन्च किया गया है, जिसका उद्घाटन केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने किया। ये स्वदेशी और पूरी तरह कोऑपरेटिव प्लेटफॉर्म है, जहां यूजर्स को कैब, ऑटो और बाइक तीनों तरह की राइड बुक करने की सुविधा मिलेगी। इस ऐप की खास बात यह है कि इसमें ड्राइवरों से भारी कमीशन नहीं लिया जाएगा और सर्ज प्राइसिंग भी लागू नहीं होगी, जिससे किराया पारदर्शी रहेगा और ड्राइवरों की आमदनी बढ़ेगी। सरकार का मानना है कि इससे निजी टैक्सी कंपनियों के एकाधिकार को चुनौती मिलेगी, ड्राइवरों को सीधा लाभ होगा और यात्रियों को किफायती और सुरक्षित सफर का नया विकल्प मिलेगा। प्रस्तावित भारत अमेरिका कृषि व्यापार समझौते को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा ने बड़ा अलर्ट जारी किया है और दावा किया है कि अगर इसमें कृषि या डेयरी उत्पादों को शामिल किया गया तो देश में 2021 जैसी स्थिति दोबारा बन सकती है। किसान संगठनों का कहना है कि इस डील से भारी सब्सिडी वाले अमेरिकी कृषि उत्पाद भारतीय बाजार में आ सकते हैं, जिससे छोटे और मध्यम किसानों की आय पर असर पड़ेगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी। संयुक्त किसान मोर्चा ने 12 फरवरी को देश भर में बड़े स्तर पर सभाएं और अभियान चलाने का ऐलान किया है, जबकि सरकार की ओर से नरेंद्र मोदी सरकार ये भरोसा दिला रही है कि किसानों के हित सुरक्षित हैं। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टिप्पणियों के बाद ये मुद्दा और गर्मा गया है और आने वाले दिनों में इस पर राजनीतिक और सामाजिक हलचल तेज होने के संकेत मिल रहे हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार ने शिक्षा व्यवस्था को लेकर बड़ा फैसला लेते हुए 1 मार्च से सभी सरकारी और निजी स्कूलों में मोबाइल फोन पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बताया कि प्री नर्सरी से लेकर 12वीं तक के छात्र स्कूल परिसर में मोबाइल नहीं ला सकेंगे और नियम तोड़ने पर मोबाइल जब्त होने के साथ 500 रुपये का जुर्माना भी लगाया जाएगा। सरकार का कहना है कि इस फैसले से बच्चों का ध्यान पढ़ाई, खेलकूद और आपसी संवाद पर बढ़ेगा। वहीं कक्षा के दौरान शिक्षकों के लिए भी मोबाइल उपयोग सीमित किया गया है, ताकि स्कूलों में अनुशासन और शैक्षणिक माहौल मजबूत हो सके। भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा में होली को लेकर उत्साह चरम पर है और इसी के साथ फैक्ट्रियों में नेचुरल हर्बल रंग और गुलाल बनाने का काम जोरों पर चल रहा है। बसंत पंचमी से शुरू होने वाले 40 दिवसीय होली उत्सव को देखते हुए यहां तैयार गुलाल की सप्लाई यूपी, दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान तक की जा रही है। कारीगर अरारोट और हर्बल सामग्री से त्वचा सुरक्षित गुलाल तैयार कर रहे हैं, जिसमें सुगंध के लिए इत्र भी मिलाया जाता है। प्रशासन और स्थानीय व्यापारियों के मुताबिक इस बार भी होली पर सैकड़ों टन गुलाल की खपत का अनुमान है, जिससे स्थानीय रोजगार और परंपरागत उद्योग को बड़ा सहारा मिल रहा है। बिहार विधानसभा बजट सत्र में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शिक्षक क्षेत्र को लेकर अहम घोषणा करते हुए कहा कि राज्य के बचे हुए 73,000 नियोजित शिक्षकों को सरकारी शिक्षक बनने का एक और अवसर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि अब तक बड़ी संख्या में नियोजित शिक्षक परीक्षा के जरिए सरकारी सेवा में शामिल हो चुके हैं और इस फैसले से शिक्षकों की स्थिति मजबूत होगी। सीएम ने सदन में ये भी कहा कि सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली और रोजगार जैसे क्षेत्रों में लगातार काम कर रही है और आने वाले 5 वर्षों में बड़े पैमाने पर नौकरी और रोजगार देने का लक्ष्य तय किया गया है, जिससे बिहार के युवाओं और शिक्षकों को सीधा लाभ मिलेगा।
सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल से जुड़े एक अहम मामले में साफ किया है कि महंगाई भत्ता डीए कर्मचारियों का कानूनी हक है, न कि सरकार की ओर से दिया जाने वाला कोई अतिरिक्त लाभ। अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वो अपने कर्मचारियों को वर्ष 2008 से 2019 तक का बकाया डीए दे, जिसमें वो कर्मचारी भी शामिल होंगे जो इस दौरान रिटायर हो चुके हैं। कोर्ट ने 6 मार्च तक बकाया राशि का 25% भुगतान करने का आदेश दिया है और पूरी रकम के आकलन और भुगतान की निगरानी के लिए एक समिति भी गठित की है। इस फैसले से लाखों कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है और राज्य सरकारों पर वित्तीय दायित्व को लेकर दबाव बढ़ गया है। जम्मू कश्मीर के इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 में अर्थव्यवस्था की मजबूती की सकारात्मक तस्वीर सामने आई है। सर्वे के मुताबिक वित्त वर्ष 2025-26 में जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था 2.86 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचने का अनुमान है और यहां की प्रति व्यक्ति आय 1.68 लाख रुपए से अधिक हो सकती है। रिपोर्ट में बताया गया है कि 2019 से 2024-25 के बीच जम्मू कश्मीर की प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों से भी तेज रही है। बुनियादी ढांचे में निवेश, बेहतर कर संग्रह, कृषि आधुनिकीकरण और डिजिटल गवर्नेंस को इस सुधार की बड़ी वजह माना गया है, जिससे केंद्र शासित प्रदेश की आर्थिक स्थिति लगातार मजबूत होती दिख रही है। संघ लोक सेवा आयोग ने सिविल सेवा परीक्षा 2026 के लिए नोटिफिकेशन जारी करते हुए नियमों में अहम और सख्त बदलाव किए हैं। नए नियमों के मुताबिक जो उम्मीदवार पहले ही आईएएस या आईएफएस में नियुक्त हो चुके हैं, वे अब यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा में दोबारा शामिल नहीं हो सकेंगे, जबकि आईपीएस में चयनित अधिकारी उसी सेवा के लिए फिर से आवेदन नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा ग्रुप ए सेवाओं में चयनित उम्मीदवारों के लिए भी शर्तें कड़ी कर दी गई हैं और बचे हुए प्रयासों को लेकर सीमित अवसर दिए गए हैं। आयोग ने चयन प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाने के लिए आधार आधारित रजिस्ट्रेशन और एआई आधारित फेस वेरिफिकेशन को अनिवार्य किया है। इन बदलावों का सीधा असर उन अभ्यर्थियों पर पड़ेगा जो बेहतर सेवा के लिए बार-बार परीक्षा देने की रणनीति अपनाते थे। वहीं यूपीएससी का कहना है कि इससे प्रणाली में अनुशासन और निष्पक्षता मजबूत होगी। दिल्ली की साकेत कोर्ट ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की शिकायतों के आधार पर अल फलाह यूनिवर्सिटी के संस्थापक जावेद अहमद सिद्दीकी को 4 दिनों के लिए दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की हिरासत में भेजने का आदेश दिया है। जांच एजेंसियों का कहना है कि यूनिवर्सिटी की ओर से मान्यता को लेकर गलत जानकारी दी गई थी, जिसके बाद मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू की गई। इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय भी इस प्रकरण में चार्जशीट दाखिल कर चुका है। अधिकारियों के अनुसार अब हिरासत के दौरान वित्तीय लेन देन, ट्रस्ट से जुड़े दस्तावेज और अन्य पहलुओं की गहन पड़ताल की जाएगी, जिससे उच्च शिक्षा संस्थानों की मान्यता और पारदर्शिता से जुड़े सवाल और गहरे हो गए हैं। भारतीय चुनाव आयोग ने घोषणा की है कि 24 फरवरी को राष्ट्रीय राजधानी में राज्य चुनाव आयुक्तों का एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, जिसमें सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। करीब 25 साल बाद होने जा रहे इस सम्मेलन की अध्यक्षता मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार करेंगे। सम्मेलन का उद्देश्य केंद्र और राज्यों के चुनावी तंत्र के बीच बेहतर तालमेल बनाना, चुनावी प्रक्रियाओं में एकरूपता लाना और कानूनी और तकनीकी पहलुओं पर अनुभव साझा करना है। इस दौरान मतदाता योग्यता, चुनावी कानून, ईवीएम और हाल ही में शुरू किए गए डिजिटल प्लेटफॉर्म ईसी नेट जैसे विषयों पर चर्चा होगी, जिससे देश में चुनाव प्रबंधन को और मजबूत करने में मदद मिलेगी। बिहार का ग्रोथ रेट देश में सबसे तेज बताया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद यहां की प्रति व्यक्ति आय अब भी सबसे निचले स्तर पर बनी हुई है। नीतीश कुमार सरकार के बजट आंकड़ों के मुताबिक राज्य का विकास दर 13% से अधिक है, लेकिन औसतन एक व्यक्ति की सालाना आय करीब 70,000 रुपये ही है। विशेषज्ञों का कहना है कि बजट का बड़ा हिस्सा वेतन भत्ते, कर्ज चुकाने और रोजमर्रा के खर्चों में चला जाता है, जबकि आय बढ़ाने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर और रोजगार सृजन पर अपेक्षित निवेश नहीं हो पा रहा। यही वजह है कि तेज आर्थिक वृद्धि के बावजूद आम लोगों की कमाई और जीवन स्तर में उतना सुधार नहीं दिख रहा और यही सरकार के लिए आने वाले समय की सबसे बड़ी चुनौती मानी जा रही है। दिल्ली हाईकोर्ट ने चेक बाउंस से जुड़े मामले में अभिनेता राजपाल यादव को बड़ी राहत देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने साफ कहा कि जब तक राजपाल यादव सरेंडर नहीं करते, तब तक उनकी किसी भी अर्जी पर सुनवाई नहीं होगी। अभिनेता की ओर से सरेंडर की समय सीमा बढ़ाने और भुगतान को लेकर सहमति बनने की दलील दी गई थी, लेकिन अदालत ने इसे स्वीकार नहीं किया। इससे पहले निचली अदालत ने चेक बाउंस के मामलों में फरमान लगाया था, जिसे बाद में सजा निलंबन के साथ जोड़ा गया। हालांकि सरेंडर न करने पर अब मामला फिर से सख्त मोड़ पर पहुंच गया है। इस फैसले के बाद साफ हो गया है कि कानूनी प्रक्रिया के तहत आगे की राहत के लिए पहले सरेंडर करना अनिवार्य होगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षी हर घर गंगा जल योजना की जमीनी हकीकत सामने आने के बाद उस पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। 2022 में हजारों करोड़ रुपए की लागत से गया, बोधगया और आसपास के जल संकट वाले इलाकों में शुद्ध पेयजल पहुंचाने का वादा किया गया था, लेकिन कई मोहल्लों में आज भी पाइपलाइन अधूरी है या फिर पानी नियमित रूप से नहीं पहुंच पा रहा। जहां पाइप बिछे भी हैं, वहां लोगों का कहना है कि पानी साफ और पीने योग्य नहीं है, जिससे वे अब भी नगर निगम के पानी पर निर्भर हैं। ग्राउंड रिपोर्ट के मुताबिक योजना का लाभ तय समय में हर घर
तक नहीं पहुंच पाया है और गर्मी के मौसम में पानी की समस्या और गंभीर होने की आशंका जताई जा रही है, जिसके चलते स्थानीय लोग योजना की समीक्षा और जांच की मांग कर रहे हैं। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन ने हावड़ा कामाख्या हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस स्लीपर में यात्रियों के लिए नॉनवेज खाने का विकल्प शुरू करने का ऐलान किया है। नई व्यवस्था के तहत यात्रियों को चिकन आधारित नॉनवेज भोजन के साथ लोकप्रिय बंगाली और पारंपरिक असमिया व्यंजन भी परोसे जाएंगे, जिससे लंबी दूरी की यात्रा और आरामदायक हो सके। IRCTC का कहना है कि इस कदम से ऑनबोर्ड सर्विस की गुणवत्ता बढ़ेगी और क्षेत्रीय खानपान की विरासत को भी बढ़ावा मिलेगा। वहीं यात्रियों ने इस सुविधा का स्वागत करते हुए यात्रा अनुभव को और बेहतर बताया है। आगामी विधानसभा चुनावों से पहले कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल में किसी भी दल से गठबंधन न करने और 299 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। ये निर्णय पार्टी अध्यक्ष खड़गे की अध्यक्षता में हुई अहम बैठक में लिया गया, जिसमें राहुल गांधी और वरिष्ठ नेता शामिल थे। पार्टी नेताओं का कहना है कि राज्य में संगठन और कैडर की यही मांग थी, इसलिए चुनावी तैयारी अब इसी रणनीति के तहत की जाएगी। इस फैसले के बाद पश्चिम बंगाल की सियासत में कांग्रेस की भूमिका और मुकाबला दोनों और दिलचस्प होने की उम्मीद है।